डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर 32 में। सेक्शन नंबर 32 में बेसिकली दो सबसेक्शन है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएशन को देखते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर, और एसेट कितना प्रकार का है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 अगर पढ़ेंगे तो एसेट के बारे में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा टेंजिबल एसेट के ऊपर भी, इनटेंजिबल एसेट के ऊपर भी। टेंजिबल एसेट के अंडर आता है बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर। तो इनकम टैक्स में टेंजिबल एसेट के अंडर केवल 3 प्रकार का एसेट आ रहा है, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। और इनटेंजिबल एसेट जो है उनके अंदर क्या आ रहा है, उनके अंदर आ रहे नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। फिर बता रहे एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और एसेट टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल एसेट में आ रहे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, और इंटेंजिबल एसेट में आ रहे नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। क्लियर है। नाउ डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए कंडीशन क्या है, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो एसएससी जब डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, डेप्रिसिएशन क्लेम एसएससी को तब अलाउ किया जाएगा जब एसएससी ओनर है इस पर्टिकुलर एसेट का जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर रहे हैं। तो एसएससी मस्ट बी, नंबर 1 है एसएससी मस्ट बी द ओनर। ओनर को हम कैप्स में लिख रहे हैं। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट। एसएससी एसेट का ओनर है, एंड मतलब दोनों कंडीशन ही फुलफिल करना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 2 में क्या लिख रहे हैं, एसेट मस्ट बी यूज्ड इन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी। यहां पे हम यूज्ड वर्ड को फोकस कर रहे हैं, यहां पे हम ओनर वर्ड को फोकस कर रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का क्लेम तब अलाउ किया जाएगा जब एसएससी उस पर्टिकुलर एसेट का ओनर है एंड वो एसेट एसएससी का अपना बिजनेस और प्रोफेशन में यूज्ड हुआ है। ये दो कंडीशन फुलफिल करने में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन हम अलाउ कर देंगे। सेक्शन 32 में दो पार्ट है सॉरी, सेक्शन 32 में दो पार्ट है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 बता रहे कि एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा सब्जेक्ट टू कंडीशन। सब्जेक्ट टू कंडीशन कौन सा कंडीशन, जो कंडीशन 32(1) में दिया है। तो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। पीजीबीपी हेड में जब आप प्रॉफिट और गेन को कंप्यूट करोगे तब एसेट के अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। और सेक्शन 32 का सबसेक्शन 2 क्या बता रहे, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है केवल डेप्रिसिएशन का कारण से पीजीबीपी हेड में लॉस अराइज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट 32(1) में कैलकुलेट होकर आ रहे 1600 और अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, अवेलेबल प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1000, तो आप केवल 1000 ही यहां पे चार्ज कर पाओगे। डेप्रिसिएशन का कारण से बुक्स में लॉस अराइज नहीं कर सकते। बुक्स में
प्रॉफिट तो जीरो हो सकता है बट लॉस अराइज नहीं कर सकते। तो आपने 1600 में केवल 1000 का डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम कर पाया, बाकी जो 600 आपने चार्ज नहीं कर पाया, क्लेम नहीं कर पाया, वो 600 को हम बोलेंगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। क्लियर है? सेम टाइप का ट्रीटमेंट देखने का ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसा ट्रीटमेंट आपको देखने का मौका मिलेगा जब आप 35(1)(4) पढ़ेंगे, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ये क्या होता है? ये होता है साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया। और ये 36(1) का 9 ये क्या होता है? ये आपने फैमिली प्लानिंग के ऊपर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के ऊपर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, बट वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, तो उनमें भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो सेम टाइप का ट्रीटमेंट 3 जगह में आपको मिलेगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 में जो ट्रीटमेंट आपको अब देख रहे हो वो तो है ही, फिर और 2 जगह में मिलेगा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9। छोड़ो, अभी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया, इनको हटा रहे। नाउ सॉरी, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, इनमें आपको 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आ रहा है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, दूसरा सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, तीसरा सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, एंड लास्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बता रहे एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बता रहे डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अब बताओगे सर एसएलएम भी है, डब्ल्यूडीवी भी है, कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे? जो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, इनको बोलेंगे पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑप्शन है वो एसएलएम भी ले सकते हो, डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी उनके पास ऑप्शन है। बट एक्सेप्ट पावर सेक्टर अंडरटेकिंग, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जो इंडस्ट्री है, उनके लिए ऑप्शन है, उनके लिए मैंडेटरीली डब्ल्यूडीवी मेथड है, तो उनको तो डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना पड़ेगा। एसएलएम वाला उनके लिए ऑप्शन में नहीं आएगा। एसएलएम वाला ऑप्शन में आएगा पावर सेक्टर के लिए, तो पावर सेक्टर दोनों में कुछ भी ले सकते हैं ना। एसएलएम वाला को तो पावर सेक्टर बिना और कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। तो पावर सेक्टर जब एसएलएम को फॉलो करेगा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? यहां पे बता रहे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट के ऊपर। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअल एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट होगा उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट होकर निकल जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या? एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सेक्शन 43 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। आप सब लोग जानते हो कि डेफिनेशन का जो प्रोविजन होता है वो सेक्शन 2 में दिया रहता है। कोई भी लॉ में डेफिनेशन का प्रोविजन सेक्शन 2 में मिलता है, बट इनकम टैक्स में आपने देखा है डेफिनेशन का प्रोविजन सेक्शन 2 में तो है ही, उनके अलावा और भी बहुत सारा चैप्टर में डेफिनेशन दिया है। जैसे आपने जब सैलरी चैप्टर पढ़ा था, सैलरी चैप्टर में 15, 16, 17 3 सेक्शन था, बट 17 पढ़ने के टाइम में आपने डेफिनेशन देखा था। सैलरी चैप्टर में डेफिनेशन आपको दिया हुआ था सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 क्लॉज 1 सैलरी का डेफिनेशन, सेक्शन 17 क्लॉज 2 परक्विजिट का डेफिनेशन, सेक्शन 17 क्लॉज 3 प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का डेफिनेशन। ऐसे ही पीजीबीपी चैप्टर जो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 28 से और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 44 डीबी में, इनके अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43 में पीजीबीपी हेड का बहुत सारा डेफिनेशन मिलेगा और 43(1) में दिया एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन। तो 43(1) का हिसाब से एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन हो जाएगा और वो एक्चुअल कॉस्ट किस चीज का एक्चुअल कॉस्ट? इंडिविजुअल एसेट का एक्चुअल कॉस्ट, उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होगा। ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम यहां पे बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये रेट मतलब परसेंटेज, ये परसेंटेज कहां से मिलेगा? ये परसेंटेज पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपेंडिक्स 1A में। इनकम टैक्स रूल 1961 में रूल नंबर 5 के अंडर आता है अपेंडिक्स 1A।
और अपेंडिक्स 1A में रेट दिया हुआ है एसएलएम के लिए डेप्रिसिएशन का। तो एसएलएम के लिए डेप्रिसिएशन का रेट आपको मिल जाएगा अपेंडिक्स 1A अंडर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 में। फिर आता है डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी तो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए ऑप्शनल है, बट बाकी इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी है। तो डब्ल्यूडीवी में कैसे कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएशन? डब्ल्यूडीवी में लिखा हुआ है कि रिटेन डाउन वैल्यू, अच्छा इनको सेग्रीगेट करके अलग कर रहे हैं। रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ब्लॉक ऑफ एसेट का जो रिटेन डाउन वैल्यू है उनके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगा। तो रिटेन डाउन वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? रिटेन डाउन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेफिनेशन में, सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 6। सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 1 होता है एक्चुअल कॉस्ट का डिटरमाइन करने के लिए प्रोविजन, 43 क्लॉज 6 होता है रिटेन डाउन वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए प्रोविजन। तो एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन मिलेगा 43(1) में और रिटेन डाउन वैल्यू का डेफिनेशन मिलेगा 43(6) में। किसका रिटेन डाउन वैल्यू? ब्लॉक ऑफ एसेट का। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब दिया हुआ है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 11 में। तो डेफिनेशन वाला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, उनमें क्लॉज नंबर 11 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है? ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है सेम नेचर का एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, उन सबको एक ग्रुप में रखेंगे और ग्रुप को बोलेंगे ब्लॉक। तो यहां पे तो इंडिविजुअल एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे थे, यहां पे ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहे हैं। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? सेम नेचर का एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है, उनको एक ब्लॉक माना जाता है। सॉरी, ब्लॉक ऑफ एसेट का जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उनके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू का डेफिनेशन तो आपको मिल गया, इनके ऊपर परसेंटेज को अप्लाई करते हैं। इनके ऊपर परसेंटेज कैसे अप्लाई करेंगे? इनके ऊपर परसेंटेज मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहे। तो ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनके ऊपर चार्ज हो रहे, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा कहां से? ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा अपेंडिक्स 1 से। अपेंडिक्स 1 अंडर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। इनकम टैक्स रूल 1962 का जो अपेंडिक्स नंबर 1 है, वो अपेंडिक्स नंबर 1 में डब्ल्यूडीवी मेथड में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो प्रोवाइडेड है, तो वहां से ले लेंगे और ब्लॉक ऑफ एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर वो रेट को अप्लाई कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? एसएलएम बोलो डब्ल्यूडीवी बोलो, इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन। बट इनके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन अवेलेबल होता है। ये डेप्रिसिएशन तो अवेलेबल है ही, इनको नॉर्मल बोलेंगे, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे नॉर्मल। इनके अलावा और भी डेप्रिसिएशन अवेलेबल है जिनको बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आपने जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A देख रहे हो, ये बेसिकली एडिशनल डेप्रिसिएशन है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, अच्छा एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट में सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट में 20% एडिशनल का रेट दिया हुआ है। और इनके एक प्रोवाइसो है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A का फर्स्ट प्रोवाइसो। इनका जो फर्स्ट प्रोवाइसो है, फर्स्ट प्रोवाइसो में रेट दिया हुआ है, फर्स्ट प्रोवाइसो उनमें रेट दिया हुआ है 35%। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आप कौन सा रेट का कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। इनके लिए अलग कंडीशन है, इनके लिए अलग कंडीशन है। अगर आप इन रेट का जो कंडीशन है उनको फुलफिल करोगे तो 35% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा। बट अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हो तो आपको 20% अलाउ किया जाएगा। अब एक सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 जब देखा था, इनमें दो प्रोवाइसो होता है जो हमने नहीं बताया, अभी बताएंगे क्योंकि इनके साथ लिंक करना है। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 जो है, इनका दो प्रोवाइसो पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड प्रोवाइसो, सेकेंड प्रोवाइसो एंड थर्ड प्रोवाइसो। पहले सेकेंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे। किसका सेकेंड प्रोवाइसो, किसका थर्ड प्रोवाइसो? सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का सेकेंड प्रोवाइसो एंड थर्ड प्रोवाइसो। ये क्या बता रहे हैं? सेकेंड प्रोवाइसो क्या बता रहे हैं? सेकेंड प्रोवाइसो बता रहे हैं कि चाहे नॉर्मल डेप्रिसिएशन चाहे एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ भी हो जाए, अगर एसेट जिस साल आपने एक्वायर्ड किया है उस साल पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है। जिस साल आपने एसेट को एक्वायर किया उन साल का बात हो रहा है। जिस साल में आपने एसेट को एक्वायर्ड किया उन साल में अगर एसेट पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है तो
एसेट के ऊपर जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अपेंडिक्स वन है, नहीं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो रेट फिर बता रहे, जिस साल एसेट एक्वायर्ड हुआ है एंड पुट टू यूज हो रहा है, उन साल में अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम है, जिस साल आपने एसेट को एक्वायर्ड किया है उस साल पुट टू यूज अगर 180 दिन से कम है, तो डिप्रिसिएशन का जो रेट अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है, अपेंडिक्स 1A में दिया हुआ है, और नहीं तो एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए 32(1)(2)A में दिया हुआ है, नहीं तो फर्स्ट प्रोवाइसो टू 32(1)(2)A में दिया हुआ है। इन सब रेट को आधा कर देंगे। इनमें जो भी रेट एप्लीकेबल है पूरा रेट हम ले नहीं पाएंगे, इनमें जो भी रेट एप्लीकेबल है पूरा रेट हम ले नहीं पाएंगे, इनमें जो रेट एप्लीकेबल है 20% हम 20% ले नहीं पाएंगे, हम 10 लेंगे। इनमें जो रेट एप्लीकेबल है फर्स्ट प्रोवाइसो में 35%, हम 35% ले नहीं पाएंगे, हम आधा लेंगे 17.5%। अगर एसेट जिस साल एक्वायर्ड हुआ है उस साल पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है, तो जो रेट प्रोवाइडेड है नॉर्मली वो रेट हम ले नहीं पाएंगे, उनका आधा लेना पड़ेगा। ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 बता रहे हैं, मतलब सेकेंड प्रोवाइसो टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो सेकेंड प्रोवाइसो है वो एप्लीकेबल हो रहा है एसएलएम के लिए भी, डब्ल्यूडीवी के लिए भी और एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए भी। ये बात क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो थर्ड प्रोवाइसो है उनमें भी आएंगे, वो केवल एप्लीकेबल होगा एडिशनल डिप्रिसिएशन के केस में। ये जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 इनका जो थर्ड प्रोवाइसो है वो एप्लीकेबल होगा केवल एडिशनल डिप्रिसिएशन के केस में, मतलब एसएलएम और डब्ल्यूडीवी नॉर्मल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी तो नॉर्मल है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एडिशनल के लिए एप्लीकेबल होगा। अच्छा, फिर यहां पे देखते हैं सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली टर्मिनल डिप्रिसिएशन है, और टर्मिनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होता है जब आप एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन करते हो, मतलब आप पावर सेक्टर अंडरटेकिंग हो। एसएलएम मेथड कौन अप्लाई कर सकते हैं? केवल पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए केवल ये सेक्शन एप्लीकेबल है, इनको बोलते हैं टर्मिनल डिप्रिसिएशन। इनके साथ आपको और 2 सेक्शन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, सेक्शन नंबर 41 2 सॉरी, जिनको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, और सेक्शन नंबर 50A जिनको बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर आपने एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अब पावर सेक्टर अंडरटेकिंग हो, और आपने एसेट को सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं तो डेमोलिस्ट हो गया। एसेट सेल कर दिया, नहीं तो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, डेमोलिस्ट हो गया, और आपको मनी रियलाइज्ड हुआ है। क्या क्या कंडीशन दे रहे? आप पावर सेक्टर अंडरटेकिंग हो, आप एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे इंडिविजुअल एसेट के ऊपर, और कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एसेट क्या हो गया? सेल हो गया, नहीं तो डिस्कार्डेड हो गया, नहीं तो डेमोलिस्ट हो गया, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो गया, और आपको मनी रियलाइज्ड हुआ है। तो मनी रियलाइज्ड अगर हुआ है तो आपके ऊपर 3 सेक्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 एप्लीकेबल हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं टर्मिनल डिप्रिसिएशन। सेक्शन 41 2 भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, जिनको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। सेक्शन 50A भी एप्लीकेबल हो सकता है, जिनको बोलते हैं कैपिटल गेन। और अगर आपने डब्ल्यूडीवी मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, चाहे आप पावर सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे आप दूसरा कोई अंडरटेकिंग हो, आप डब्ल्यूडीवी मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, और आपने आपका एसेट को सेल कर दिया, नहीं तो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, डेमोलिस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप जो मनी रियलाइज्ड किया है, आपके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है, अगर एसएलएम में एप्लीकेबल हो रहे हैं, एसएलएम के केस में अगर एसेट सेल हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डेमोलिस्ट हो गया, तो आपके ऊपर 3 सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे थे, 32(1)(3), 41(2), 50A। बट अगर आप डब्ल्यूडीवी मेथड में डिप्रिसिएशन फॉलो कर रहे थे और आपका एसेट सेल हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, डेमोलिस्ट हो गया, तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? उन केस में आपके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो भी हम यहां दे रहे हैं। आपके ऊपर जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा वो है 51 एंड 52, ये दोनों एप्लीकेबल हो सकते हैं। एक बार ओवरऑल फिर से देख लेते हैं क्या डिस्कशन किया है, फिर हम एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट में आएंगे। चलिए, अभी तक क्या डिस्कशन किया है? हमने बता रहे थे डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम टैक्स में अवेलेबल है सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 में एंड सबसेक्शन 2 में। सेक्शन नंबर 32 होता है डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। सेक्शन 32 में 2 पार्ट है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। नाउ सेक्शन 32 में जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन एसेट के ऊपर चार्ज होगा,
और एसेट का मतलब क्या है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में मिलेगा। एसेट का मतलब क्या है, टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल एसेट में कौन कौन आ रहे थे, बिल्डिंग आ रहे थे, मशीनरी आ रहे थे, प्लांट बिल्डिंग आ रहे थे, मशीनरी प्लांट आ रहे थे एंड फर्नीचर आ रहे थे। तीन एसेट टेंजिबल में, तीन कैटेगरी के एसेट आ रहे थे, बिल्डिंग आ रहे थे, मशीनरी प्लांट आ रहे थे, फर्नीचर आ रहे थे। और इंटेंजिबल में कौन कौन से एसेट आ रहे थे, इंटेंजिबल में एसेट आ रहे थे, बोलो कौन सा एसेट आ रहे थे, नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, ये आ रहे थे। तो चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, टेंजिबल में कौन कौन सा एसेट बता रहे, बिल्डिंग, मशीनरी प्लांट, फर्नीचर। और इंटेंजिबल में क्या बता रहे, नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, दोनों एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन एसएससी को अलाउ किया जाएगा अगर एसएससी उन एसेट का ओनर है एंड एसएससी का अपना बिजनेस और प्रोफेशन में वो एसेट यूज हो रहा है। दो कंडीशन हमने दिया था डिप्रिसिएशन अलाउ होने के लिए। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डिप्रिसिएशन को अलाउ कर रहे थे, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे थे। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 जो अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज होने के पहले जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो अवेलेबल प्रॉफिट डिप्रिसिएशन का अमाउंट से कम है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट से भी अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो आप पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाओगे। टू दी एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट आप डिप्रिसिएशन चार्ज करो, बाकी जो डिप्रिसिएशन रह जाएगा जिसको आपने डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर पाया उनको बोलते हैं अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होता है जब आप पढ़ते हो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए एसेट को यूज करते हो। नहीं तो आप जब पढ़ते हो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 9 जब आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो पढ़ते हो, तब अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट फिर डिस्कस करेंगे। अभी हटाओ, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में आओ। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में चार पार्ट था। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 2A, क्लॉज 3। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 इनमें एसएलएम मेथड था। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 उसमें डब्ल्यूडीवी मेथड था। एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, ये दोनों को हम बोलेंगे नॉर्मल डिप्रिसिएशन। नॉर्मल डिप्रिसिएशन में एसएलएम भी आ रहा है, डब्ल्यूडीवी भी आ रहा है। ये क्या है, एसएलएम वाला पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए ओनली एप्लीकेबल है। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग चाहे तो एसएलएम भी ले सकते हैं चाहे तो डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हैं। तो एसएलएम केवल पावर सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए ओपन है, बट बाकी इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरीली डब्ल्यूडीवी मेथड ओपन है। तो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग एसएलएम भी ले सकता है, डब्ल्यूडीवी भी ले सकते हैं। पावर सेक्टर अंडरटेकिंग अगर एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन फॉलो करेंगे तो डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा इंडिविजुअल एसेट का एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई होगा। इंडिविजुअल एसेट का एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 43 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। सेक्शन 43 क्लॉज 1 में एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट इनके ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट एप्लीकेबल होगा एसएलएम मेथड में। डिप्रिसिएशन का रेट कहां दिया हुआ है, अपेंडिक्स 1A में दिया हुआ है। अपेंडिक्स 1A कहां आता है, रूल 5 के अंडर आता है। रूल 5 मतलब इनकम टैक्स रूल 1962। तो इंडिविजुअल एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उनके ऊपर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा, वो रेट जो प्रोवाइडेड है रूल 1A ऑफ अपेंडिक्स 1A अंडर रूल 5 में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। डब्ल्यूडीवी मेथड में कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, डब्ल्यूडीवी मेथड में कैलकुलेशन करने के लिए नियम क्या है, WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट का कांसेप्ट दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में जो ब्लॉक ऑफ एसेट का कांसेप्ट दिया है, ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है सेम नेचर का एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है। सेम नेचर का एसेट जिनके ऊपर सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एप्लीकेबल होता है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और ग्रुप को बोला जाता है ब्लॉक। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहां जाएंगे, सेक्शन 43 क्लॉज 6 में जाएंगे। सेक्शन 43 क्लॉज 1 होता है एक्चुअल कॉस्ट का डेफिनेशन, सेक्शन 43 क्लॉज 6 होता है डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन। तो डब्ल्यूडीवी हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे सेक्शन 43 क्लॉज 6 का अनुसार। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट जो डिटरमाइन होगा उनके ऊपर रेट एप्लीकेबल करेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड के लिए। वो रेट कहां दिया है, अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है। अपेंडिक्स 1 मतलब रूल 5 के अंडर जो अपेंडिक्स 1 है, रूल 5 मतलब इनकम टैक्स रूल 1962 का रूल 5। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने एसएलएम देख लिया, डब्ल्यूडीवी देख लिया, इन दोनों को एक साथ बोलेंगे नॉर्मल डिप्रिसिएशन। फिर जो आता है एडिशनल डिप्रिसिएशन, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, इनको बोलते हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए दो रेट एप्लीकेबल है, 20% एंड 35%। तो आप कौन सा कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, 20% के लिए अलग कंडीशन है, 35% के लिए अलग कंडीशन है। आप जो कंडीशन फुलफिल करोगे वही रेट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल तो मिलेगा ही,
बट साथ साथ आपको एडिशनल मिलेगा। क्लियर? एडिशनल का कंडीशन हम आगे जाके देखेंगे। एडिशनल के लिए 2 रेट दिया हुआ है, 20% एंड 35%। हमने उसके बाद देखा था सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का सेकंड प्रोविजो एंड थर्ड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो पहले पढ़ा था। सेकंड प्रोविजो में क्या लिखा है? सेकंड प्रोविजो में लिखा हुआ है कि चाहे आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो, चाहे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो, दोनों केस में सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का जो सेकंड प्रोविजो है वो बता रहे हैं कि रेट अगर आपने जिस साल में एसेट एक्वायर किया है उस साल में एसेट अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है, जिस साल में आपने एसेट को एक्वायर किया है उन साल में अगर एसेट पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है तो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके ऊपर आधा रेट एप्लीकेबल होगा। मतलब अपेंडिक्स 1A में जो रेट दिया है वो पूरा रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके ऊपर आधा रेट एप्लीकेबल होगा। अपेंडिक्स 1 में जो रेट दिया है वो पूरा रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, आधा रेट एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में जो 2 रेट आपको मिलेगा 20 एंड 35 वो पूरा एप्लीकेबल नहीं होगा, आधा एप्लीकेबल होगा। तो आधा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉर्मल के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है और एडिशनल के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। कब ये हो रहा है? जब एसेट आपने एक्वायर किया एंड पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है। जिस साल आपने एक्वायर किया उस साल का बात हो रहा है। नेक्स्ट साल में पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। जिस साल आपने एक्वायर किया उस साल अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ है तो ये नियम एप्लीकेबल होगा। कौन सा नियम? सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1)(2) का नियम। ये क्लियर हो गया। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 जो था वो था टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर आप एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हो, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन कौन फॉलो कर सकते हैं? पावर सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पावर सेक्टर अंडरटेकिंग जो एसएलएम मेथड में इंडिविजुअल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन फॉलो करते हैं, उनका इंडिविजुअल एसेट अगर सेल हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, डेमोलिश्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया और उनको मनी रियलाइज्ड हुआ है तो 3 सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। एक सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 जिनको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, नहीं तो 41(2) जिनको बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, नहीं तो 50A जिनको बोलते हैं कैपिटल गेन। बट अगर आप WDV मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, चाहे आप पावर सेक्टर अंडरटेकिंग चाहे दूसरा कोई अंडरटेकिंग, आप WDV मेथड फॉलो कर रहे थे तो आपके लिए ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट था। और ब्लॉक ऑफ एसेट में से पूरा ब्लॉक नहीं तो कोई एक पूरा ब्लॉक, अगर ब्लॉक ऑफ एसेट में से कोई एक एसेट नहीं तो पूरा ब्लॉक आपने सेल हो गया, डिस्कार्डेड हो गया, डेमोलिश्ड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी हुआ है तो आपके ऊपर 2 सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। एक सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1, नहीं तो सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 2। तो WDV में अगर एसेट सेल होगा तो 50 सबसेक्शन 1 50 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो सकता है। अगर एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एसेट अगर सेल होगा, डिस्कार्डेड होगा, डेमोलिश्ड होगा, डिस्ट्रॉय होगा तो 3 सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। एक है सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, सेक्शन 42 सेक्शन 41(2) और नहीं तो सेक्शन 50A। यहां तक क्लियर है? अभी आगे जाके करेंगे। चलिए इनको हटाते हैं।